गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़े थे। तो ये क्लास में अपन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, इतना प्यारा सा एंड टेक्निकल बोल सकते हो एक चैप्टर है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो यहाँ पे जैसे मेरा नोट्स ऐसे ही मैं बनाता हूँ। हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग में मैं वो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू फाइंड आउट वेदर अ सप्लाई इज़ इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। अभी इंट्रा इंटर का जो क्लासिफिकेशन है, ये करने से अपने को फ़ायदा क्या है? तो इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो उसमें सी जी एस टी एंड एस जी एस टी अप्लाई होगा। एंड कोई भी सप्लाई अगर इंटर स्टेट होता है तो वो केस में आई जी एस टी लेवी होगा। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये चैप्टर का। अभी रेंज ऑफ सेक्शन क्या है इसमें वो एक बार देख लो। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ आई जी एस टी एक्ट 2017, ये वाले प्रोविजंस सी जी एस टी एक्ट के नहीं है। स्पेशल अटेंशन, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस आर ऑफ आई जी एस टी एक्ट। बिकॉज हम लोग पहले ये पढ़े थे कि प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स में ना एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट्स होते हैं। तो इसलिए ये प्रोविज़न आई जी एस टी एक्ट का है। आई जी एस टी एक्ट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सी जी एस टी और एस जी एस टी एक्ट में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड सेंट्रल का। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कैप्सूल है, ये एक बार देख लो। ये देखने से ये चैप्टर का जो बेसिक फ्लो है ना, वो फ्लो समझ में आएगा। अभी कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका फ्लो तो एक बार देख ले। कोई भी सप्लायर है, ही इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड रेसिपिएंट है वो राजस्थान में बैठा है। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज़ महाराष्ट्र एंड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज़ राजस्थान। ये केस में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि मूवमेंट, मतलब ये ट्रांजैक्शन में ना गुड्स सप्लाई किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अभी सप्लायर रेसिपिएंट के गोडाउन में गुड्स ट्रांसफ़र करेगा। तो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम व्हेन डिलीवरी टू द रेसिपिएंट टर्मिनेट्स। अभी इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि समझो कोई मिस्टर एक्स है, उसको मिस्टर वाई जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ने बोला कि 1000 किलोग्राम उसको वो गुड्स चाहिए। तो सप्लायर ने गुड्स बना के उसको बेच दिया। अभी बेचने से तो होगा नहीं, वो गुड्स को तो फिजिकली ट्रांसफ़र भी करना होगा ना रेसिपिएंट को। तो ये केस में मूवमेंट ऑफ डिलीवरी इज़ देयर इन दिस सप्लाई। तो जहाँ पे जो केस में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का ये रूल होता है कि गुड्स का जो लोकेशन है वो जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी प्लेस ऑफ, इसके ये हो गया फर्स्ट स्टेप, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लिया। देखो अभी यहाँ पे नीचे एक बार देखो, स्टेप 1 में डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई, ये अपना फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 है अभी प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये दो चीज़ को कंपेयर करना है। ये जो स्टेप 2 है ना, इसके बगल में मैं लिख देता हूँ कंपेयर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर। अभी ये अपना जो दो पैरामीटर है इसको कंपेयर करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर।
तो ये दो चीज़ अगर दो अलग अलग स्टेट में निकल के आते हैं तो वो केस में उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। एंड इंटरस्टेट सप्लाई अगर निकल के आता है तो उसमें आईजीएसटी लेवी होगा एंड ये पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। एंड दूसरा सिनेरियो क्या होगा, ये हो गया अपना केस 1। अभी केस 2 क्या हो सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर आर इन सेम स्टेट। मतलब ये केस में दोनों ही समझो, मतलब ये सप्लायर भी महाराष्ट्र में है एंड गुड्स का मूवमेंट मतलब मिस्टर आर जो रेसिपिएंट है वो भी महाराष्ट्र में है। तो दोनों ही ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है तो दोनों ही बॉर्डर के इस पार बैठा है, मतलब रेसिपिएंट यहाँ पे है, रेसिपिएंट यहाँ पे है। ये केस 2 में अगर केस 2 का बात कर रहा हूँ तो दोनों ये साइड है, तो ये केस में इंट्रास्टेट बना। अभी इंट्रास्टेट कोई भी सप्लाई बनता है उसमें CGST 50% एंड SGST 50%। अभी इसका क्या मतलब है, समझो कोई एक ट्रांजैक्शन में अगर टोटल GST अमाउंट है 10,000, इसका दो हिस्सा होगा, एक तो CGST एक SGST, ये 5,000 एंड ये 5,000। आई होप you get a clear picture of this thing। फिर इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब भी जीएसटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात होगा तो ऑलवेज आईजीएसटी लेवी होगा। सी यू कैन सी व्हेन सप्लाई इज मेड टू अ SEZ यूनिट हो या फिर SEZ डेवलपर हो, 100% EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, 100% EOU हो, तो ये सब केस में ना कोई मतलब फिजिकल बॉर्डर तो बीच में नहीं आएगा, कोई स्टेट का कोई कंट्री का फिजिकल बॉर्डर नहीं है, बट देर इज़ अ वर्चुअल बॉर्डर। ये बॉर्डर किसके बीच है, वर्चुअल बॉर्डर है बिटवीन SEZ एंड डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये दोनों के बीच एक वर्चुअल बॉर्डर आएगा एंड उसको हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट कहेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट मान के चलेंगे एंड उसमें भी IGST लेवी होगा। देयर इज नो ब्रेकअप ऑफ CGST एंड SGST। फिर देखो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे है, ये बीच में बॉर्डर आ गया। अभी जो बीच में बॉर्डर आया यहाँ पे देखो, इफ़ रियल और वर्चुअल बॉर्डर एग्जिस्ट्स, अगर बॉर्डर एग्जिस्ट करता है तो इंटरस्टेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एंड IGST विल बी लेविड। वही सेम चीज़ पहले ही मैंने बोला, अभी यहाँ पे एक थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। और दूसरा केस में नो बॉर्डर एग्जिस्ट तो इंट्रास्टेट हो गया, सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 CGST और SGST विल बी लेविड। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये बोलता है कि TWI मतलब टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। समझो ये अपना इंडिया है तो इसका ना 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये जो जगह है, ये जो एरिया है,
इसको अपन बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज द शेडेड पोर्शन। और ये कितना जगह में फैला हुआ रहता है? 12 नॉटिकल माइल्स। तो टेरिटोरियल वाटर यहाँ पे समझो कोई सप्लाई हो रहा है, तो ये सप्लाई का हम लोग कंजम्पशन प्लेस कौन सा मान के चलेंगे? दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है ना इसको टैक्सेबल बनाने के लिए। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी समवेयर अराउंड दिस, which means nearest coastal state और यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा इस चीज़ का। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो डिटरमाइन करने का कुछ रूल्स है। यहाँ पे सेक्शन 10, सेक्शन 11, फिर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, यहाँ पे हमको 4 सेक्शन सीखना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन फॉर गुड्स, POS डिटर्मिनेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बोल सकते हो कि चैप्टर का जान और शान दोनों ही है ये। सी, अभी POS डिटर्मिनेशन गुड्स के केस में इसका 2 पार्ट में हम लोग सीखेंगे। एक तो डोमेस्टिक, कोई भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, मतलब इंडिया में ही वो गुड्स का डील हो रहा है, एंड ये केस में सेक्शन 10 अप्लाई होगा। एंड दूसरा केस ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात है वो सेक्शन 11 में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला पार्ट है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, मूवमेंट इन्वॉल्व मतलब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का रूल ये है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम व्हेन डिलीवरी टू द रेसिपिएंट प्लेस टर्मिनेट्स। तो रेसिपिएंट प्लेस, इसका ये लाइन पढ़ने से आपको क्या समझ में आता है कि what this particular thing means, location of goods at the time when delivery to the recipient place terminates। तो ये पिछला जो एग्जांपल था अपना, यहाँ पे देखो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, एस मूवमेंट कर रहा है आर को, तो गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना टर्मिनेट। जो डिलीवरी टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये जगह कौन सा है? आर्स बिजनेस प्लेस। ये कौन सा स्टेट में आता है? राजस्थान में। ओके, तो अपना एग्जाम्पल में ये आया राजस्थान। फिर एक नया थोड़ा हटके टाइप का चीज़ है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या होता है? देखो, बिल्ड टू शिप टू मॉडल का एकदम अगर लेमैन के हिसाब से सीखना है ना, तो सप्लायर है मिस्टर एक्स एंड कोई एक पर्सन है मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कहा कि मतलब ही डायरेक्ट्स टू सप्लाई टू मिस्टर जेड डायरेक्टली। मिस्टर वाई ने इंस्ट्रक्शन दिया, देखो मिस्टर वाई है, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप गुड्स डायरेक्टली
मिस्टर जेड के गोडाउन में भिजवा दीजिए। तो ये पहला जो ट्रांजैक्शन है T1 जो लिख के रखा है ये है बिल टू। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है ये है शिप टू। अब ये दो ट्रांजैक्शन में अपने को अलग अलग करके प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना होगा। तो पहला ट्रांजैक्शन में जो बिल टू वाला ट्रांजैक्शन है तो इसमें कोई गुड्स का तो फिजिकल डिलीवरी हो नहीं रहा है, तो इसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालें? तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन हु प्लेसेस द ऑर्डर। लोकेशन ऑफ द पर्सन हु प्लेसेस द ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है? मिस्टर वाई दे रहा है। तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सी मिस्टर वाई ने ऑर्डर दिया, मिस्टर वाई के इंस्ट्रक्शन में ही मिस्टर एस ने मिस्टर जेड को वो गुड्स डिलीवर किया। तो मिस्टर वाई का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है दैट इज़ T2, सप्लायर ने जो रेसिपिएंट को डायरेक्टली शिप टू ट्रांजैक्शन किया, तो ये केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, गुड्स जा रहा है ना फिजिकली। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो केस में वो अपना पुराना वाला रूल काम आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ जेड, दैट इज वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स। वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ जेड। जेड का जो लोकेशन है वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ना, तो वही निकल के आएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर तीसरा केस है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एट ऑल। अभी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स ये कैसे पॉसिबल है? तो समझो कोई सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है, वो केस में गुड्स का तो फिजिकल मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि सेल ऑफ लीज बैक क्या होता है? समझो मेरे पास एक एसेट पड़ा हुआ है, मैंने वो एसेट आपको बेच दिया, बेचने के तुरंत बाद मैंने उसको आपसे लीज में ले लिया, तो इसको बोलेंगे सेल एंड लीज बैक। अभी सेल एंड लीज बैक के केस में मैं वो एसेट आपको भेजूंगा फिर वापस लाऊंगा, ये थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिकली एसेट का मूवमेंट होता ही नहीं है। तो ये केस में ऑब्वियसली कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका है लोकेशन ऑफ गुड्स। सी ये जो जो ब्लू में हाईलाइटेड पोर्शंस है ना, ये आपको रूल्स याद रखने होंगे, बिकॉज हाँ थोड़ा हेक्टिक है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट भी है याद रखना, रट्टा मारना, बट यू हैव टू, बिकॉज ये प्रोविजंस ऐसे बनाया हुआ है, ये इसको एक्सप्लेन करके लॉजिकली कुछ समझा नहीं सकते हैं। सी यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कुछ प्रोविजंस बनाया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट टैक्स में भी देखोगे, वो प्रोविजन को समझा सकते हैं, उसको रट्टा मारने का शॉर्टकट बोल सकते हैं, बट उसको कुछ अलग से हम लोग लॉजिकली कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी जिसने बनाया है वो लॉजिक उनके पास ही है। तो चौथा केस है असेंबली एंड इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व, जहाँ पे असेंबली एंड इंस्टॉलेशन है। असेंबली इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कौन कौन सा केस में होता है? समझो कोई बड़ा सा कैपिटल गुड्स लाया, कोई मतलब कोई बड़ा सा मशीनरी लाया अनअसेंबल्ड पार्ट में, अभी उसको फैक्ट्री साइड में लाके असेंबल करना है, प्रोडक्शन में काम, मतलब जिससे वो प्रोडक्शन कर सके, तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा असेंबली और इंस्टॉलेशन प्लेस, दैट इज द साइट, दैट इज द factory site where the assembling activity takes place, that will be the place of supply. And goods के केस में the last case is on board supply of goods। ये ऑन बोर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? अभी ऑन बोर्ड बोले तो दो केस में हो सकता है, एक तो फ्लाइट में, दूसरा कोई ट्रेन में, तीसरा कोई शिप में। तीन केस में ऑन बोर्ड सप्लाई हो सकता है। मीन्स
आपको फ्लाइट, ट्रेन, शिप में खाना खरीदा। अभी ये आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऑन बोर्ड आपने कुछ खाना वाना खाया, कुछ चीज़ खरीदा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अभी वो गाड़ी तो मूवमेंट में है ना, वो मूव कर रही है, तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट वो गाड़ी कंटिन्यूसली मूविंग। तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का तरीका है प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब समझो कोई फ्लाइट है जो मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो ये केस में ये कन्फ्यूजन आएगा कि मुंबई में कंजम्पशन होगा या फिर दिल्ली में होगा। तो ये झमेला को हटाने के लिए प्रोविज़न ऐसा रिजिड बनाया हुआ है कि जहाँ पे गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज़ ऑब्वियसली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कन्वेंस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में टेकन ऑन बोर्ड जो है ना, इसका मैं मतलब लिख देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कन्वेंस। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बहुत सारी चीज़ याद रखना होगा। पहले तो ये चीज़ जान लें कि सर्विस के केस में दो प्रोविज़न है, दो सेक्शन है। एक सेक्शन 12 और दूसरा है सेक्शन 13। ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको ये बताऊंगा कि ये जो पार्ट है, दिस इज़ बेसिकली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 12 और सेक्शन 13। पहले तो ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेप 1। पहले ये देखो कि कोई सप्लाई, उस पर सेक्शन 12 लगाना है या सेक्शन 13 लगाना है। 12 कब लगाना है? जहाँ पे रेसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ इज़ लोकेटेड इन इंडिया। सी ये दिस इज़ बहुत दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है तो सेक्शन 12 लगेगा। और जहाँ पे एनी वन और बोथ ऑफ रेसिपिएंट एंड सप्लायर, एनी वन और बोथ जब इंडिया के बाहर लोकेटेड है, वो केस में सेक्शन 13 लगाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसके बाद फिर सेक्शन 12 में जो रेसिडुअरी प्रोविजन है, मतलब जनरल रूल, कोई भी स्पेसिफिक कुछ भूला नहीं है तो यही रूल अप्लाई करके प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो रेसिडुअरी प्रोविजन है, जब सेक्शन 12 लग रहा है वो केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये है जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इफ नो, दैट इज रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और एड्रेस एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। अभी रेसिपिएंट का जो लोकेशन है, रेसिपिएंट का जो एड्रेस है, वो सप्लायर के पास होता है जनरली इफ द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और where the address of the recipient is existing on record of the supplier, and otherwise location of supplier is place of supply। तो दो ही तो ऑप्शन है, एक तो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा, नहीं तो सप्लायर का होगा। तो रेसिपिएंट का नहीं बन पाया तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। ये अदरवाइज कब होगा? जब अदरवाइज का मतलब है when address of recipient is not available with supplier। ये बहुत रेयर केस है,
उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। और सेक्शन 13 जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे सप्लायर या रेसिपिएंट कोई एक इंडिया के बाहर है या फिर दोनों बाहर है, तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का रेसिडुअरी प्रोविजन है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ़ नोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। बेसिकली ये दोनों का जो जनरल रूल है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एंड इसके ये जनरल रूल के बाद वाला जो जो चीज़ आएगा ना, ये सब स्पेसिफिक प्रोविजंस है। ऊपर हो गया जनरल, एंड यहाँ से स्पेसिफिक रूल्स चालू होगा। मतलब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे निकालना होगा वो यहाँ से सीखेंगे अपने। तो क्या बोलते हो, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्या? ओके, ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलो वेलकम बैक। तो हम लोग स्पेसिफिक रूल्स की तरफ जा रहे थे। अभी स्पेसिफिक रूल्स, ये देखो यहाँ पे जो सबसेक्शन है ना, 12 सबसेक्शन 3, 13 सबसेक्शन 3, ये सबसेक्शन एकदम बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में वो लिखने का रेलेवेंस नहीं है, बस एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 इतना लिख दोगे तो चलेगा। पहला आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? एक तो बोट्स, वेसल यूज्ड फॉर एकोमोडेशन। वेसल यूज्ड फॉर एकोमोडेशन मतलब जो हाउस बोट्स हो गया, केरला साइड में दिखता है, कश्मीर में लेक्स में रहता है, तो मतलब जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन के पर्पस में यूज़ होता है। अभी इसका दो पार्ट है। प्रॉपर्टी इज़ लोकेटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है तब प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। मतलब प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। फिर दूसरा पार्ट में क्या है, इफ प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो अभी ये रेसिड्यूअरी प्रोविजन में आ गया। जो पार्ट 2 है ना, ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वो रेसिड्यूअरी प्रोविजन में आ गया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस, यही अगर सेक्शन 13 के केस में क्या होगा? मतलब सेक्शन 13 के केस में मतलब स्टेप 1 में हम लोग ने डिटरमिन कर लिया है ना कि सप्लायर और रेसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है। अकॉर्डिंगली सेक्शन 12 या 13 हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसमें वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। फिर दूसरा देखो, मतलब यही इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही ना, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पाइपलाइन या फिर रोड लाइंग इन मोर देन वन स्टेट। जब कोई भी नेशनल हाईवे बन रहा होगा या फिर जो आयरन ओर का कोई पाइपलाइन है, गैस या फिर पेट्रोल डीजल, ये सब ट्रांसमिशन का जो पाइपलाइंस होते हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ रहता है। तो इसमें ना प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का दो तरीका है। एक, इफ़ प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट, ये दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली अगर प्रोपोर्शनेट वैल्यू स्टेट वाइज, प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो है ना, ये
स्टेट वाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं, टेक दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और दूसरा पार्ट में क्या बोलते हैं, इफ़ नॉट डिटर्मिनेबल देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट ऑन अदर रीजनेबल बेसिस। अभी ये अदर रीजनेबल बेसिस क्या होता है, जनरली लेंथ ऑफ रोड इन ईच स्टेट, मतलब या लेंथ ऑफ पाइपलाइन इन ईच स्टेट। इसका मतलब क्या है, समझो 500 किलोमीटर्स का कोई रोड बन रहा है जिसका 200 किलोमीटर महाराष्ट्र में आता है, फिर 200 किलोमीटर गुजरात में आता है, 100 किलोमीटर्स गोवा में आता है। तो ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूँ। समझो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा 3 स्टेट है, इसमें 200 किलोमीटर है, गुजरात में भी 200 है, गोवा में 100 है। अगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ 500 lakhs, तो 500 lakhs को प्रोपोर्शनेट कर देंगे 2:2:1, दैट इज़ 200 लाख 200 लाख 100 लाख, ये रेशियो में अपने बांट देंगे। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का है, ठीक है। फिर उसके अगले वाले पार्ट में आते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में क्या होता है, क्या क्या आता है, रादर रेस्टोरेंट, केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट मतलब पार्लर वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी, फिटनेस मतलब जिम, हेल्थ केयर सर्विसेज एट्सेट्रा। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस। जहाँ पे सप्लाई मिल रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और सेक्शन 13 के केस में भी सेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस किसका है, परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस। फिर आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, टेम्पररी इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर, ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। समझो फॉरेन से कोई मशीन, बिकॉज इंडिया में लेबर बहुत चीप है, फॉरेन से यूएसए से कोई मशीन इंडिया में आया फॉर रिपेयरिंग पर्पस ओनली, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस इज लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव है, इंडिया में सस्ता होगा, इंडिया में लाया गया एंड उसको फिर से ठीक करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये रेसिडुअरी प्रोविजन में आता है, बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड in any specific प्रोविजंस। अभी स्पेसिफिक में कवर नहीं होगा तो घूम फिर के वही 13(2) जो रेसिडुअरी पड़ा था ना, ये 13(2) में ही घूम फिर के जाएंगे फिर से। तो अकॉर्डिंग टू 13(2) जो रेसिडुअरी प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। देखो यहाँ पे एक यहाँ मैंने नोट के हिसाब से यहाँ पे लिख के रखा है, बेसिकली इट वाज एन अमेंडमेंट इन केस ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट्स। फॉर एग्जांपल समझो फ्लाई एमिरेट्स का कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में ना एक तो मेंटेनेंस या फिर रिपेयर या फिर ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉलिंग। समझो वो फ्लाइट इंडिया में आया पैसेंजर्स को लेके, फिर यहाँ से जब वापस जाएगा उसके पहले उसका कुछ मेंटेनेंस करवा रहे हैं, रिपेयरिंग करवा रहे हैं, ओवरहॉलिंग करवा रहे हैं। ये सर्विसेज कोई इंडिया का सप्लायर उसको दे रहा है।
तो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर होगा एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा जो रेसिडुअरी प्रोविजन है। ये रेसिडुअरी प्रोविजन अप्लाई होगा ये केस में। फिर उसके बाद वाला चीज़ में आते हैं, देखो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया, ये B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। सीधा सा बात है, B2B मतलब यहाँ पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, B2C मतलब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ड जो सर्विस है, इसमें अगर B2B ट्रांजैक्शन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। एंड अगर B2C है तो एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, और या फिर ट्रेनिंग। एंड ये सेक्शन 13 के केस में ऑलवेज एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर सी आपको बार बार रिवीजन करना होगा, नहीं तो ये सेक्शंस याद नहीं रहते हैं। एंड सम सॉल्व करने के लिए ट्रस्ट में ये सब याद रहना चाहिए। फिर इवेंट लिंक्ड सर्विस, तो पहले ये देखो सेक्शन 13 एक बार छोटा सा पढ़ लेते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट जहाँ पे होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अभी अगर वो इवेंट सेक्शन 12 के हिसाब से अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है तो उसका दो पार्ट, एडमिशन टू इवेंट मतलब कोई भी समझो अवार्ड सेरेमनी हो रहा है या फिर कुछ एंटरटेनमेंट इवेंट हो रहा है, ब्रायन एडम्स इंडिया में आया था, तो ऐसा टाइप का कोई इवेंट है शकीरा आ गई, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द इवेंट। अगर इवेंट लिंक्ड सर्विस है, इवेंट लिंक्ड सर्विस मतलब ये तो एडमिशन ऑफ द इवेंट जो है, मतलब जो टिकट लेके जो एंट्री देते हैं वो वाला बात हो गया इसमें। और पार्ट बी में इवेंट लिंक्ड सर्विस मतलब ये कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सर्विस मिलेगा ना इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, तो वो केस में फिर से वही B2B हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई इज एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इफ द इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज रेसिपिएंट लोकेशन। ये जो आउटसाइड इंडिया वाला जितना भी केस आएगा ना, ये सब में रेसिडुअरी प्रोविजन लगाना है। रेसिडुअरी प्रोविजन लगाएंगे तो रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन ही निकल के आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, इफ़ मल्टीपल लोकेशन ऑफ इवेंट इंटरनेशनली इंक्लूडिंग अ प्लेस इन इंडिया। इसका क्या मतलब है, समझो कोई इवेंट हो रहा है, वो इवेंट मल्टीपल लोकेशंस में हो रहा है। एक उसका समझो IPL हो रहा है, तो IPL का 4 मैच इंडिया में हुआ, फिर 4 मैच हुआ दुबई में, फिर 4 मैच हुआ जर्मनी में। तो ऐसा अगर होता है ना, तो देखो इसमें इंडिया में अगर
थोड़ा सा भी हुआ तब भी पूरा जो सर्विस है, मतलब जो बाहर फॉरेन एस्टेट में भी जो भी सर्विसेज दिया गया ना, उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज होल सर्विस इज टैक्सेबल इन इंडिया। जो टैक्सेबल टेरिटरी में पूरा सर्विस को लेके आ जाएंगे, यहाँ पे टैक्स करेंगे। इफ़ मल्टीपल लोकेशन डोमेस्टिकली, मतलब देश के अंदर, इंडिया के अंदर ही बहुत सारे लोकेशन में हो रहा है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेटली। ये प्रोपोर्शनेटली का मीनिंग है स्टेट वाइज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स वाली जो सर्विस होती है, ये बेसिकली GTA ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर B2B है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एंड B2C अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोडिंग प्लेस ऑफ गुड्स। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस था B2C केस में। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में B2C केस में लोडिंग प्लेस ऑफ गुड्स। व्हेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। ये एक स्टार मार्क वाला चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे आउटसाइड इंडिया हो रहा है ना। पहले देखो ये रेसिड्यूरी लगाते थे, यहाँ पे रेसिड्यूरी नहीं लगा, इसलिए स्टार मार्क कर दिया। याद रखना होगा ये चीज़। वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सेक्शन 13 के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। फिर एक छोटा सा पॉइंट है फॉर कुरियर सर्विसेज, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया कुरियर एजेंसी, वाया कुरियर एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया कुरियर एजेंसी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कुरियर एजेंसी। ये याद रख लो, हैंडेड ओवर टू द कुरियर एजेंसी। सी, मैं ये नोट्स बहुत कलरफुल बनाता हूँ इसलिए, बिकॉज कलरफुल चीज़ें ना एक बार देख लोगे तो बहुत टाइम तक रिटेन होता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई यूज़ सो मेनी कलर्स। मेरे साथ भी ये होता था। अभी सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में B2B होता है ट्रांजैक्शन, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C अभी गुड्स के केस में लोडिंग प्लेस था, पैसेंजर को तो लोड नहीं कर सकते तो बोर्डिंग प्लेस होगा। इफ दीज टू सेक्शंस आर कनेक्टेड, ये पैसेंजर्स एंड गुड्स वाला, इफ बोर्डिंग प्लेस इज नॉट नोन ड्यू टू जर्नी एट अ फ्यूचर डेट, मतलब समझो पहले जो एयरलाइंस में ना कूपन सिस्टम होता था टिकट में, बल्क में कूपन खरीद लिया, फिर कहाँ जाना है वो बाद में डिसाइड कर लेते थे। अभी वो वाला सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए है इफ़ बोर्डिंग प्लेस इज़ नॉट नोन ड्यू टू जर्नी एट अ फ्यूचर डेट, तो 12 सबसेक्शन 2 वो रेसिड्यूरी वाला अप्लाई कर दो, बिकॉज ये जनरल में कवर नहीं होता है। फिर अभी यही चीज़ सेक्शन 13 में अगर देखेंगे, ये सेक्शन 13 के केस में अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को देखते हैं ना, तो बोर्डिंग प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। तो एम्बार्क्स वो सब बहुत भारी भरकम वर्ड्स है, इतना याद रख लो। फर्स्ट बोर्डिंग प्लेस, ये पूरा चीज़ का नाम मतलब है फर्स्ट बोर्डिंग प्लेस। ये कनेक्टेड फ्लाइट्स जो होते हैं ना, उसके लिए ये चीज़ ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया है इन्होंने। फिर 12 सबसेक्शन 10 ऑन बोर्ड सर्विसेज। ऑन बोर्ड सर्विसेज क्या होता है? समझो आप फ्लाइट में कहीं पे जा रहे हो, कई बार फ्लाइट में कुछ पेड सर्विसेज दिए जाते हैं,
उसको ऑनबोर्ड सर्विस बोलेंगे. प्लेस ऑफ सप्लाई इज फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस. एंड सेक्शन 13 के केस में भी सेम वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस. इसको तो याद रखना बहुत सिंपल हो गया, फिर दोनों ही सेम है. फिर टेलीकॉम सर्विस, इसका 3 पार्ट में सीखेंगे. एक तो पोस्टपेड है, दूसरा प्रीपेड है, तीसरा ऑनलाइन रिचार्ज के केस में क्या होगा. अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस या फिर लोकेशन ऑफ फिक्स्ड डिवाइस. अभी फिक्स्ड डिवाइस का क्या मतलब होता है? मॉडेम हो सकता है, लैंड फोन हो सकता है, एट्सेट्रा. ऑनलाइन रिचार्ज के केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और प्रीपेड के केस में लोकेशन ऑफ एजेंट. सी ये रूल ना आप याद रखने के लिए ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लिख सकते हो, विच एवर इज मोर कनेक्टेड और एविडेंट. इन केस आपको याद नहीं रहा तो आप ये वाला चीज़ से खुद का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके भी आंसर कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा कनेक्टेड है. पोस्टपेड के केस में हाँ चलो, विच एवर इज़ कनेक्टेड मीन्स जो बिलिंग एड्रेस है वो मोर कनेक्टेड है. प्रीपेड के केस में एजेंट के दुकान से हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो एजेंट का लोकेशन. ऑनलाइन रिचार्ज के केस में हम लोग खुद ही घर से करते हैं तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज़ मोर कनेक्टेड. एंड टेलीकॉम सर्विस सेक्शन 13 के हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. फिर 12 सबसेक्शन 12 कुछ स्पेसिफिक सर्विस का बात यहाँ पे करेंगे. एक तो बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी एजेंसी. इंटरमीडियरी या फिर एजेंसी जो सप्लाई को एज एन एजेंट इफेक्ट करते हैं. फिर हायरिंग सर्विसेज ऑफ बस, ट्रक, कार, याच एट्सेट्रा. ये 3 जो स्पेसिफिक सर्विस है, बैंकिंग कंपनी का, हायरिंग सर्विसेज और इंटरमीडियरी, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, बैंकिंग, इंटरमीडियरी, हायरिंग, BIH. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ नोन, एल्स लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो ये तो वही जनरल वाला सेक्शन हो गया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ नोन, एल्स लोकेशन ऑफ सप्लायर. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ नोन, एल्स लोकेशन ऑफ सप्लायर. अभी सेक्शन 13 के केस में ये थोड़ा एंटिक है, इसको याद रखना होगा अलग से. लोकेशन ऑफ सप्लायर, दिस इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पे हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, बट ये केस में पर्टिकुलरली ये केस में जो स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में ये यहाँ जो सेक्शन 13 में फॉल करेगा ना, उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, नॉट रेसिपिएंट लोकेशन. ये चीज़ स्पेशली याद रखना होगा. यहाँ पे बहुत सारा स्टार मार्क कर देता हूँ. फिर इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, इफ़ B2B B2C दोनों ही केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, दिस इज़ वेरी इजी. एंड सेक्शन 13 के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये तीनों ही केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है. फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स. और ये सेक्शन 13 तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट तो इंडिया का ही होता है ना. अभी जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो है ना टू गवर्नमेंट, इसमें ये प्रोपोर्शनेट करने का कुछ रूल्स है.
बस एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ये दिस इज़ माई गारंटी कि आपको याद रह जाएगा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐड इन न्यूज़पेपर, अभी जो न्यूज़पेपर में ऐड है उसमें नंबर ऑफ रीडर्स इन ईच स्टेट। ऐड इन पैम्फलेट्स, नंबर ऑफ कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड। कीवर्ड्स एक बार देख लेना एग्जाम के पहले। ऐड इन होर्डिंग्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ होर्डिंग्स इन ईच स्टेट। ऐड इन ट्रेन्स, length of track in each state. Add in railway tickets, number of stations in each state. Add in utility bills, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ये सब में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन ईच स्टेट. Add in radio, number of audience per state. Add in television, तो number of viewers. Add in multiplexes, number of screens per state. Add in online medium, number of internet subscribers per state. Example, गूगल, यूट्यूब, ये सब में ऐड दिया तो नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर पर स्टेट. अभी यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है. एक सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, ये एक कंपनी है गवर्नमेंट का. ये केस में यहाँ पे ऐसे दो पार्ट में सीखेंगे इसको. एक तो सर्विस प्रोवाइडेड टू इंटरनेशनल कस्टमर्स, जो सेक्शन 13 में गवर्न होता है. प्लेस ऑफ सप्लाई इज डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. देखो अभी सैटेलाइट लॉन्च, वो तो सर्विस तो है नहीं, वो तो गुड्स में आएगा. गुड्स मान के चलेंगे. डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज, और डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स वाला जो सेक्शन था ना, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला जो सेक्शन है, ये इसका जो 13 वाला पार्ट है, इसमें डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. तो अभी इसमें भी वो अप्लाई करेंगे ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया ही होगा ना, स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आउटसाइड अर्थ है, आउटसाइड इंडिया तो लॉजिकल है, IGST होगा. प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक कस्टमर्स, अभी इंडिया में ही कोई रेसिपिएंट को दिया सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्लासीफाई होगा. इसमें कीवर्ड ये है, सैटेलाइट लॉन्च classified as transportation of goods. ठीक है, ये चीज़ याद रख लोगे तो ये पूरा चीज़ आपका हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या बोल रहा था, प्रोवाइडेड डोमेस्टिक कस्टमर्स में सेक्शन 12 गवर्न करेगा इसको. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स डोमेस्टिक में हम लोग क्या रूल सीखे थे, ये एक बार फिर से रिकैप भी हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अभी डोमेस्टिक में B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C हुआ, ये B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C हुआ तो लोडिंग प्लेस ऑफ गुड्स. इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई करेंगे. अगर B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर B2C हुआ तो लोडिंग प्लेस. ये हो गया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई. फिर दूसरा स्पेशल केस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर. इसमें ये सप्लायर है कोई फार्मा कंपनी, ये रेसिपिएंट है कोई डिस्ट्रीब्यूटर. नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली दूसरा वाला चीज़ है, ये समझो अच्छे से. समझो ये सप्लायर है, इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर का कोई भी, मतलब फार्मा सेक्टर रिलेटेड कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस है जो सप्लायर इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, रेसिपिएंट बाहर बैठा हुआ है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है,
तो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा इसमें। ये सेक्शन 13 के हिसाब से यही होता है, कोई भी एक बाहर होगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। सेक्शन 13 क्या बोलता है, मतलब सेक्शन 13(2) में जो रेसिडुअरी है वो अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन 13(2) हम लोग जो पढ़े थे ना ऊपर, देखो ये सेक्शन 13(2) का जो रेसिडुअरी प्रोविजन है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो वही चीज़ यहाँ पे जस्ट ये सब क्लैरिफिकेशंस है, इंडस्ट्री का क्वेरी आता है उस हिसाब से क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। तो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(2) के हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और ये केस में कंडीशन अटैच्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेसिपिएंट एंड सप्लायर शैल एग्जिस्ट बिफोर सप्लाई एंड ये जो सप्लाई है दैट फुलफिल्स ऑल अदर कंडीशंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। मतलब ये केस में जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनाने के लिए कोई भी सप्लाई को 5 कंडीशंस होते हैं ना, उसमें से बाकी का 4 सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन गया ना, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया में है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई is in India, that is in taxable territory and not outside India. Hence, this is not an export of service. I think ये चैप्टर बड़ा ही शानदार चैप्टर है एंड उतना इम्पॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एंड कोई भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। तो ये चैप्टर आप लोग बार बार रिवीजन करो। मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम तक कम से कम 6-7 बार ये चैप्टर को पढ़ना आप लोग, नहीं तो ये जो स्पेसिफिक रूल्स है ना हर एक केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का, वो याद नहीं रहेगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला एक छोटा सा चैप्टर है, इजी भी है, वो चैप्टर में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो साइनिंग आउट।